भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस देश से लिया गया, या प्रश्न बनेगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, या प्रश्न बनेगा मंत्रिपरिषद की संरचना, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि संरचना कितने प्रकार की होती है, या मंत्रिपरिषद का संगठन कितने स्तरीय होता है। अगला प्रश्न बनेगा मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये सामान्य प्रकार के प्रश्न, एक सामान्य जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में पूर्णतः आपको पहले ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, अर्थात मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस देश से लिया गया है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिपरिषद का संगठन कितने स्तरीय होता है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। इन क्वेश्चनों को लेकर के हमें ये टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा आगे विस्तार भी पढ़ना है। तो पहले तो इन टॉपिकों की बात करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है। हम जानते हैं राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है। और आपको मैंने एक प्रश्न ही बताया था कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से भारतीय संविधान किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं। तो आंसर आपको भाग 6 करना है। अब आगे की बात करें, राज्य मंत्रिपरिषद। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पर, एक राज्य सरकार के स्तर पर। तो राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख में आपको अनुच्छेद पूछेगा तो आर्टिकल्स 100 जैसे 162, 163, 164, 165 ऐसे अनुच्छेद देगा। तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको आंसर 163 करना है। यदि क्वेश्चन आ जाए राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना, राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। यह है राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख और यह है राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख। यदि संरचना शब्द लिख गया फिर आपको पेपर में अनुच्छेद 164 करना है। अर्थात अनुच्छेद 164 के तहत, अब अनुच्छेद 164 का मतलब क्या है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का संगठन त्रिस्तरीय होगा। कहने का मतलब है, यहाँ संरचना का मतलब होता है राज्य मंत्री परिषद का आकार, अर्थात मंत्री कितने प्रकार के होंगे। यहाँ अर्थ इसका मतलब है, उल्लेख का मतलब है मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ आया। अर्थात भारतीय संविधान में सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हुआ है, वह 163 में है। लेकिन मंत्री कितने प्रकार के होंगे। मंत्रिपरिषद में आकार का मतलब है मंत्री कितने प्रकार के, कितने मंत्री हो सकते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। इसलिए मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख पूछें तो 164 आएगा। मंत्रिपरिषद का उल्लेख, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख पूछें तो अनुच्छेद 163 आएगा।
ये आपको ध्यान रखने हैं। एक और आपको कन्फ्यूजन का एक और क्वेश्चन आता है, उससे भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये सीधा हो गया, एक प्रश्न हो गया मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के, मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आंसर आएगा 163, ना कि 100। क्यों आएगा? मैं आपको दोनों की व्याख्या, भारतीय संविधान में जो व्याख्या लिखी हुई है उसको मैं आपको उल्लेखित कर रहा हूँ। सुनिए ध्यान से। अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए होगी। अर्थात अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया, ध्यान से सुने, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कहने का मतलब है इस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख आ गया और उसके मुखिया का भी उल्लेख आ गया। इसलिए मुख्यमंत्री का उल्लेख पूछे हैं तो आपको आंसर 163 आंसर आएगा। और यदि मंत्रिपरिषद का आकार पूछें, मंत्रिपरिषद की संरचना पूछें या मंत्रिपरिषद का संगठन पूछें, अर्थात इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, त्रिस्तरीय संगठन, अर्थात 3 प्रकार के मंत्री। हो गया क्लियर? क्वेश्चन है, दोबारा सुने। मंत्रिपरिषद का उल्लेख, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 163, राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 164, राज्य मंत्रिपरिषद के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 164 के तहत त्रिस्तरीय संगठन, 3 प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार का उल्लेख अनुच्छेद 164। ठीक है, अब बात आगे करते हैं कि मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद हो या राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद हो, तो इनका प्रावधान अर्थात सभी प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख अर्थात किस देश से लिया गया, कहाँ से इनका प्रावधान लिया गया है। तो आपको पेपर में 4 देश होंगे, आंसर आपको ब्रिटेन करना है या कभी कभी यूके कर देते हैं या कभी कभी आपको इंग्लैंड कर देते हैं। एक ही होता है, क्योंकि यूपी के सी-टेट का यूपी का टेट का एग्जाम हुआ, उसमें ब्रिटेन ना लेकर के यूके कोई क्वेश्चन पूछा था तो आंसर उसमें यूके था। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान ब्रिटेन अर्थात यूके या इंग्लैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया अर्थात इसका अध्यक्ष या मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सामान्य परिचय हुआ। अब 3 प्रकार के मंत्री आपको पढ़ने हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से मंत्री होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद किनसे मिलकर बनी होती है। तो अब आगे एक ही डायग्राम में विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, जब इस डायग्राम को अपनी नोट्स बुक में उतारें तो एक ही पन्ने में अलग ही टॉपिक बिल्कुल स्पेशल ऊपर डाल करके एक ही पन्ने में आना चाहिए, क्योंकि आधा आपका डायग्राम इतना हो चुका, अब आगे हम डायग्राम बना रहे हैं। इसलिए आगे मैं डायग्राम बनाऊँ इससे पहले आप इसका स्क्रीन फ़ोटो लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, अर्थात इसी डायग्राम को हमें आगे बढ़ाना है। तो नीचे हमने लिखा मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंत्री। ठीक है, देखिए वही डायग्राम आगे बढ़ाना है।
3 प्रकार के मंत्री। ठीक है, इसी डायग्राम को हमें आगे बढ़ाना है। अब 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से? ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। पहले प्रकार का मंत्री, दूसरे प्रकार का मंत्री, तीसरे प्रकार का मंत्री। अब पहला प्रकार का मंत्री कौन सा है? दूसरे प्रकार का, अर्थात अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है राज्य मंत्री परिषद का गठन, संगठन या संरचना त्रिस्तरीय होगा, अर्थात 3 प्रकार के मंत्री होंगे। तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। अब वो तीनों मंत्रियों का नाम लिखना है। एक मंत्री जिसे कैबिनेट मंत्री आपने सुना होगा, एक मंत्री राज्य कहलाता है, एक मंत्री उपमंत्री कहलाता है। हो गए 3 प्रकार के। कहने का मतलब है, क्वेश्चन आ जाए मंत्री परिषद किससे मिलकर बनी होती है, या मंत्री परिषद में निम्न में से कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो तीनों मंत्रियों को सामूहिक रूप से, कहने का मतलब है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री से मिलकर, अर्थात तीनों मंत्रियों को समूह या सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को या कैबिनेट शब्द का कै बार उल्लेख है? कैबिनेट शब्द का कै बार उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का केवल 1 बार उल्लेख है। ठीक है, 1 बात। तो इसकी व्याख्या मैं आपको डायग्राम के बाद बताऊंगा, पहले आप सुने। एक बात, अब कैबिनेट मंत्री को हम हिंदी में मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, यह आपको क्लियर करना है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, बस इतना ध्यान रख लें। मंत्री परिषद में, असेंबली मंत्री परिषद में तीनों मंत्री आते हैं, अर्थात तीनों मंत्रियों से मिलकर के मंत्री परिषद बनती है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहा गया है, जिसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352(3) में इसका उल्लेख है। एक बार उल्लेख है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था। आपको 3-4 लाइन इसके बारे में बताऊं। कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं। सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मूल संविधान में, क्वेश्चन क्या आया? मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कै बार उल्लेख है? मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का 1 बार भी उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं। लेकिन हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आप, इसका मतलब है यदि ये शब्द जोड़ा गया है तो कोई ना कोई संसद में संविधान संशोधन पारित किया होगा। इस प्रकार एक बीजेपी सरकार, अटल जी की सरकार के समय 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन से नंबर का? 44वां संविधान संशोधन, सॉरी अटल जी नहीं, अटल जी काल में आगे बढ़ाएंगे। मोरारजी देसाई, अटल जी की संगठन वाली सरकार, अटल जी के सहयोग, जो अटल जी इसके सहयोगी थे, जो आगे बीजेपी सरकार में चेंज हो जाएगी, उस समय मोरारजी सरकार थे। तो अटल जी की प्रेरणा से मोरारजी देसाई प्रेरणा हुए, तीनों चारों ने संगठन बनाया और इस प्रकार मोरारजी देसाई अटल जी के सहयोग से, अटल जी ऐसे करके अनेक बीजेपी को, अनेक संगठनों को इसमें शामिल किया और एक गैर
कांग्रेस सरकार बनी और गैर कांग्रेस सरकार का जो प्रधानमंत्री था वह मोरारजी देसाई था। और इस प्रकार 44वां संविधान संशोधन अटल जी के सहयोग की कृपा से और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित करवाया। और इस प्रकार अनुच्छेद 352 में संविधान संशोधन किया और 352 के तीसरे भाग में मूल शब्द अर्थात कैबिनेट शब्द इसको जोड़ दिया। इस प्रकार कैबिनेट शब्द वर्तमान में केवल एक बार है जो अनुच्छेद 352(3) में लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, तो वर्तमान में केवल एक बार उल्लेख। अब वर्तमान में पूछे तो केवल एक बार करना है। पूछने का तरीका होगा, दोबारा सुने, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं, एक बात। ठीक है, दोबारा सुने, कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं, इसलिए इसे संविधान में जोड़ने के लिए मोरारजी देसाई सरकार, गैर कांग्रेस सरकार, जनता दल सरकार ने 44वां संविधान संशोधन संसद में 1978 में पारित करवाया और जिसके तहत इसे अनुच्छेद 352(3) में जोड़ दिया। इस प्रकार वर्तमान में या भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का केवल एक बार उल्लेख है। कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, आगे बात करें, केवल क्या आते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो क्वेश्चन आ जाए मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन से प्रकार का मंत्री आता है, तो आपको कैबिनेट मंत्री करना है। यदि क्वेश्चन आ जाए मंत्री परिषद में कितने निम्न में से कौन से मंत्री आते हैं, तो ऑप्शन में जैसे दे दिया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी करना है। यदि क्वेश्चन आ जाए मंत्रिमंडल में कौन से प्रकार का मंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, एक संसदीय सचिव के बारे में और आपका जैसे ऑप्शन में आ गया इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दिया जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा। कहने का मतलब है मंत्रिमंडल में कौन से प्रकार का मंत्री आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऑप्शन में 4 मिल गए तो आपको आंसर कैबिनेट मंत्री करना है। क्लियर ये बात हुई। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी तो इसको भूल जाओ, केवल इतना जान रखें, अभी हमें संविधान के तहत पढ़ना है। तो 3 प्रकार के मंत्री हो गए। अब आगे बात करते हैं कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री, कौन होते हैं राज्य मंत्री, कौन होता है उप मंत्री। सामान्य में जो प्रश्न आते हैं वो आपको पूछा जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट अर्थात विभाग का स्वतंत्र राजनैतिक प्रभारी। अर्थात जब सरकार बनती है, जैसे अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, जितने एमएलए कांग्रेस के आए, अशोक गहलोत अपने कांग्रेस के एमएलए में से मंत्री की नियुक्ति करवाता है राज्यपाल के द्वारा। तो उसे जैसे राज्यपाल एक मंत्री की नियुक्ति कर देता है, अब मुख्यमंत्री विशेष बैठक अपनी बुला करके और एक एमएलए को जो मंत्री नियुक्त राज्यपाल ने किया उसको एक डिपार्टमेंट, एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट सौंप देता है और उससे वह उसका सर्वे प्रभारी होता है, सर्वे सर्वा होता है और वह स्वतंत्र अपना निर्णय ले सकता है। इस प्रकार उसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे हम बात करें, जैसे कैबिनेट मंत्री की हम बात करते हैं, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भरतपुर के महाराज डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी इस समय अशोक गहलोत सरकार में अर्थात अशोक मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का नियुक्त किया गया है। इनको एक डिपार्टमेंट सौंपा गया है, मैंने कहा एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट। उन्हें पर्यटन विभाग सौंपा गया है और इस प्रकार पर्यटन मंत्री राजस्थान के पर्यटन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह महाराज जी हैं। ऐसे ही जैसे वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं।
जैसे हम बात करें वित्त मंत्री की, वर्तमान में राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान का वित्त मंत्री अर्थात ये डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत ने स्वयं अपने पास रख रखा है, अपने पास अपने आप को सौंपा हुआ है। इसलिए वित्त मंत्री, राजस्थान का वित्त मंत्री प्राय राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ये परंपरा चली आ रही है, फिक्स नहीं है, लेकिन अपने पास डिपार्टमेंट रख रखा है। तो राज्य का मुख्यमंत्री परंपरा के रूप में वित्त मंत्री का पद स्वयं निर्णय करता है, स्वयं निभाता है। इस प्रकार एक डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही आपको अन्य क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चिकित्सा मंत्री कौन है? तो एक चिकित्सा डिपार्टमेंट एक एमएलए, सरकार के एक एमएलए को सौंप दिया जाता है। और इस प्रकार रघु शर्मा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट उनको सौंप दिया। महाराज यशवंत सिंह को पर्यटन मंत्री डिपार्टमेंट सौंप दिया, पर्यटन विभाग सौंप दिया। इस प्रकार कैबिनेट पर्यटन मंत्री हैं। रघु शर्मा चिकित्सा कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे करके रघु शर्मा जी जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, वो एक कैबिनेट शब्द है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहाँ गया? अशोक गहलोत अर्थात मुख्यमंत्री है कहाँ? इसमें मुख्यमंत्री है नहीं है। मुख्यमंत्री किसके अंतर्गत आता है? कहने का मतलब है सर्वाधिक वरिष्ठतम कह सकते हैं, वरिष्ठ कह सकते हैं, सर्वाधिक वरिष्ठ या वरिष्ठतम मंत्री कौन होता है? सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री कौन होता है? सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? तो सर्वाधिक वरिष्ठतम मंत्री मुख्यमंत्री को कहा जाता है। इसलिए अशोक गहलोत भी मंत्रिमंडल में ही आता है, अर्थात सर्वाधिक वरिष्ठतम मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की ओर, जैसे राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं? चलो ठीक है, एक डिपार्टमेंट का प्रभारी चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जैसे शिक्षा मंत्री राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा हैं, उनको एक डिपार्टमेंट सौंपा गया है। तो इस प्रकार ये कैबिनेट मंत्री हो गए। अब बात करते हैं राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री कौन होता है? तो आपको विशेष करके सामान्यतः की हम बात करें, राज्य मंत्री कौन होता है? तो सामान्यतः राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी यदि किसी एक मंत्री को किसी एक कैबिनेट मंत्री के नीचे नियुक्त किया जाता है और एक मंत्री को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के नीचे प्रभारी नहीं बनाया जाता, उसकी जिम्मेदारी उसे नहीं सौंपी जाती। कहने का मतलब कुछ ऐसा राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें सीधे ही किसके अधीन सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है, कैबिनेट मंत्री के, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहायक। जैसे क्वेश्चन आ जाए, यदि कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहायक, उसे हम सामान्यतः कौन सा मंत्री कहते हैं? जो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है उसे सामान्यतः राज्य मंत्री कहा जाता है। अर्थात ऐसा मंत्री जिसे कैबिनेट मंत्री के अधीन सहायक के रूप में उसे नियुक्त कर देते हैं तो वह राज्य मंत्री कहलाता है। यदि एक मंत्री जिसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है लेकिन वह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है, अर्थात उसको यदि एक या एक से अधिक विभाग का स्वतंत्र प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है। अर्थात जब मंत्री को राज्य मंत्री का दर्जा देकर के राज्य मंत्री के नियुक्त राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है और उसे एक स्पेशल डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है, वह डिपार्टमेंट किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है, तो वह मंत्री क्या कहलाएगा? उस मंत्री को उस समय स्वतंत्र राज्य मंत्री कहा जाएगा, स्वतंत्र राज्य मंत्री। कहने का मतलब है जब राज्य मंत्री को एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट
दे दी जाए, वह उसका स्वतंत्र प्रभारी हो, उसके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री ना हो, अर्थात वह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन ना हो, तो वह स्वतंत्र राज्य मंत्री, वह राज्य मंत्री स्वतंत्र राज्य मंत्री कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्वतंत्र राज्य मंत्री कहलाएगा। इस प्रकार सामर्थ्य राज्य मंत्री सामान्यतः दो प्रकार का होता है। यदि एक राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के अधीन लगा दिया जाता है उसके सहायक के रूप में, तो वह सामर्थ्य राज्य मंत्री कहलाता है। जब राज्य मंत्री को एक से डिपार्टमेंट दे देते हैं और उसे किसी कैबिनेट मंत्री के नीचे नहीं लगाते, स्वतंत्र प्रभारी बना देते हैं, वह उसका सर्वे उस डिपार्टमेंट का वह सर्वा बन जाता है, तो वह स्वतंत्र राज्य मंत्री कहलाता है। ठीक है, अब उपमंत्री क्या होते हैं? अब उपमंत्री के बारे में बात करेंगे। उपमंत्री होते क्या हैं? अब उपमंत्री किसे कहते हैं? उपमंत्री युवा व नए मंत्री, युवा व नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में युवा या नए मंत्रियों को उपमंत्री किया जाता है, क्योंकि नए होते हैं, इनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता। ये राजनीति का ज्ञान, राजनीति विशेषज्ञ नहीं होते। एक बात, नए होते हैं, युवा होते हैं, राजनीति माना चाहते हैं लेकिन राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसलिए राजनीति का प्रशिक्षण दिलाने के लिए इन्हें एक मंत्री पद दिया जाता है जिसे उपमंत्री कहते हैं। और इसे कोई भी डिपार्टमेंट भी नहीं दिया जाता, कोई विभाग नहीं दिया जाता, ना ही किसी मंत्री के नीचे लगाया जाता है, ना कोई डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है। बस इतना है, कभी कभी ये जब कैबिनेट मंत्री पे अत्यधिक भार आ जाता है तो उसके भार को कम करने के लिए, इसके कार्य को कम करने के लिए इनको जिम्मेदारी कभी कभी सौंप दी जाती है। तो आपको विशेष करके एग्जाम की दृष्टि से एक चीज़ याद रखनी है, युवा व नए मंत्रियों को क्या कहा जाता है? उपमंत्री। ठीक है, और जो मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री। जो मंत्री, ठीक है, किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता और उसे एक स्वतंत्र प्रभारी बना दिया जाता है तो उसे स्वतंत्र राज्य मंत्री कहा जाता है। इस प्रकार एक या एक से अधिक मंत्री डिपार्टमेंट स्वतंत्र राजनीतिक प्रभारी होता है, उससे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और सर्वाधिक वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री कौन होता है? सर्वाधिक वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री। ठीक है, सर्वाधिक वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री कौन होता है? सर्वाधिक वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री होता है। ठीक बात। अब थोड़ी सी सामान्य करंट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर इसकी संख्या बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में, अब देखिए तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कितने हैं? तो अशोक गहलोत की सरकार में वर्तमान में 13 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं, कोई उपमंत्री नहीं। ठीक है, एक बात। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का कितना वेतन है? तो राजस्थान में 65,000 रुपये प्रति माह है। इस प्रकार जब हम राज्य मंत्री की बात करें और राज्य मंत्री की बात करें, इसका वर्तमान में कितना वेतन है, इसका वेतन यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना, जब सामान्य मंत्री की बात करें 62,000 रुपये है और स्वतंत्र राज्य मंत्री को जो दर्जा दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार इसका राजस्थान में वर्तमान वेतन कैबिनेट मंत्री के बराबर है, अर्थात 65,000 रुपये। और राज्य मंत्री का वेतन की बात करें तो इसका वर्तमान में जो वेतन है वह है 60,000 रुपये। ठीक है, अब एक थोड़ा सा 2 मिनट का एक टॉपिक और है। अब आप पूछेंगे साहब मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक मंत्री कितने हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना, अधिकतम मंत्री पूछ लिए जाते हैं। अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, या राज्य की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो ये प्रावधान एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वह संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन 2003 में। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे अटल जी। और इस प्रकार इस समय जो राष्ट्रपति थे वह APJ अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी के समय 51वां संविधान संशोधन 2003
3 के तहत और मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी। उसमें बताया अधिकतम मंत्री परिषद में अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकते और न्यूनतम मंत्री 12 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। विशेष करके आपको ध्यान रखना, यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ पूरी संख्या है, यहाँ परसेंट है। और किसका? कुल विधानसभा के सदस्यों का, अर्थात निम्न सदन कुल विधानसभा के सदस्यों का, अर्थात राजस्थान में जैसे बात करें 200 MLA का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 30 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। और विशेष करके ध्यान रखना CM भी इसमें जुड़ा होता है, अर्थात CM सहित मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री से ज़्यादा। इस प्रकार वर्तमान अशोक गहलोत की सरकार में मंत्रियों की संख्या 23 है, अभी काफ़ी ठीक है रिक्त स्थान है। और इस प्रकार न्यूनतम मंत्री 12। और एक और क्वेश्चन आ जाए, छोटे राज्यों में कितने मंत्री हो सकते हैं? तो छोटे राज्यों में 12 मंत्री हो सकते हैं, 12 से अधिक नहीं हो सकते। इस प्रकार आपको ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में या अन्य एग्जाम में आपको दिखा दिए जाएंगे। 2 मिनट और हैं। मैं आपको एक बात, जो पिछली वीडियो में बात आई थी कि प्रवरा में बोल रहा था, ठीक है 5 माह तो 5 माह ही है, 5 वर्ष वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने बोला वो 5 माह ही है। दूसरी बात, यूपी का जो प्राचीन नाम है संयुक्त सीमांत नाम है, तो पूरा शब्द है संयुक्त प्रांत है, संयुक्त सीमांत प्रांत, तो संयुक्त प्रांत के नाम से यूपी को जाना जाता है। और इस प्रकार ये हमारा टॉपिक आज फिनिश हुआ। आगे हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। धन्यवाद।